नमस्कार मेरे प्यारे भाइयों, मैं हूं अनुज और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वो भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज का हॉरर पॉडकास्ट ट्रक ड्राइवर की है जिनका नाम मोतीराम है। तो चलिए अब यह कहानी मोतीराम जी के नजरिए से सुनते हैं। लेकिन उससे पहले आप लोगों से एक शिकायत है। आप लोग कहानी को पूरा सुनते हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं। इस बार मैंने आप लोगों से बहुत उम्मीद लगाई है कि आप लोग इस बार वीडियो को लाइक भी करेंगे और चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएंगे। और अगर आप लोग चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो कमेंट में अपना नाम और अपने शहर का नाम जरूर लिखें। तो अब ज्यादा समय नहीं लेते हैं, चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, मेरा नाम मोतीराम है और मैं छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले के एक छोटे से गांव का रहने वाला हूं। पिछले करीब 15 साल से मैं ट्रक ड्राइविंग के पेशे से जुड़ा हूं। इस लाइन में अगर आप टिके रहो तो धीरे धीरे बहुत कुछ देखना सीख जाते हो, अच्छा भी और बुरा भी। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो आप जितना भी सीख लो समझ नहीं पाते। मैंने सुना है कि जब किसी इंसान की मौत अचानक और दर्दनाक तरीके से होती है तो उसकी आत्मा कभी कभी उसी जगह पर फंस जाती है। और अगर उस आत्मा की कोई अधूरी ख्वाहिश हो, कोई ऐसा सपना जो वो पूरा नहीं कर पाया हो, तो उसकी बेचैनी और गुस्सा सब पर भारी पड़ता है। लोग कहते हैं ऐसी आत्माएं फिर राहगीरों से बदला लेती हैं, उस जगह को एक शापित कोने में बदल देती हैं जहां हर साल कुछ न कुछ अनहोनी हो ही जाती है। अब आप सोच रहे होंगे कि मैं इन बातों की इतनी गहराई में क्यों जा रहा हूं। तो सुनिए, क्योंकि आज जो मैं आपको बताने जा रहा हूं वो कोई कहानी नहीं है, वो मेरी जिंदगी का एक ऐसा सच है जिसे मैं चाह कर भी भुला नहीं सकता। ये बात करीब 10 साल पुरानी है। उन दिनों में अक्सर छत्तीसगढ़ से असम के सिलचर तक माल पहुंचाने जाया करता था। ट्रक नंबर था CG13AB 6895। ये नंबर आज भी मेरी आंखों के सामने ऐसे घूमता है जैसे अभी भी मैं उसी ट्रक में बैठा हूं। उस वक्त मेरी जिंदगी में सब कुछ सामान्य चल रहा था। मेरी बीवी सविता अक्सर मुझसे शिकायत करती रहती थी कि मैं त्योहारों पर कभी घर नहीं रुकता। उस साल दशहरा आने वाला था। घर से निकलते वक्त उसने मुझसे कहा था, देखो जी, इस बार दशहरे तक घर लौट आना, नहीं तो बच्चों से मत बोलना कि बाप है उनका। मैं हंसकर निकल पड़ा। तब क्या मालूम था कि वो हंसी शायद हमारी आखिरी बातचीत बन जाएगी। उस ट्रिप पर मेरे साथ मेरा पुराना खलासी लालू था। उम्र में मुझसे करीब 20 साल छोटा, लेकिन बातों में पूरा उस्ताद। थोड़ा डरपोक, थोड़ा भूख का ज्यादा मारा, लेकिन दिल से अच्छा लड़का था। मैं उसे बेटे जैसा मानता था। हमने रायगढ़ से माल उठाया। सीमेंट की बोरियां थीं जो सिलचर के एक सरकारी प्रोजेक्ट में जानी थी। सफर लंबा था लेकिन हमें आदत थी। हम लोग दोपहर के करीब 3 बजे निकले। मौसम साफ था, ट्रक भी ठीक ठाक हालत में था और मन में भी कोई बोझ नहीं था। शुरू के 300 किलोमीटर तो जैसे हवा में निकल गए। झारसुगुड़ा पार करते वक्त लालू ने कहा, उस्ताद चाय पी लें, पेट में चूहे क्रिकेट खेल रहे हैं। मैंने मुस्कुराते हुए ट्रक एक ढाबे पर रोक दिया। हमने चाय पी, 2 समोसे खाए और फिर वापस निकल पड़े। शाम होते होते आसमान में बादल घिरने लगे। लालू बोला, मौसम बदल रहा है उस्ताद। मैंने कहा, हम ड्राइवरों के लिए मौसम सिर्फ उतना ही होता है जितना हेडलाइट दिखाती है, बाकी सब किस्मत। रात 8 बजे तक हम बरगढ़ पार कर चुके थे। अब हमें सीधे उत्तर की ओर चढ़ना था। असम के रास्ते में एक हिस्सा आता है, जंगलों और घाटियों से भरा हुआ। वहां सड़कें संकरी हैं। ट्रक मोड़ना मतलब खुदा से लड़ना। लेकिन वो इलाका मुझे पसंद था, क्योंकि जितना डर होता है उतनी ही जागरूकता भी। और वहीं से शुरू हुआ मेरा वो सफर जो मैं आज तक नहीं भूल पाया। लालू को भूख लगी थी। मैंने कहा कि रात का खाना कहीं ढाबे से ले लें, लेकिन जैसे जैसे हम आगे बढ़े वैसे वैसे रास्ता और सुनसान होता चला गया। करीब रात 9:30 हम एक मोड़ पर पहुंचे। वहां से 2 रास्ते निकलते थे, एक हाईवे का मेन रूट और दूसरा शॉर्टकट जो एक पुरानी, अब लगभग बंद हो चुकी सड़क से जाता था। लालू ने कहा, उस्ताद बाएं वाले रास्ते से चलो, करीब 80 किलोमीटर बच जाएगा। मैंने एक पल सोचा। बारिश की हल्की बूंदें शुरू हो चुकी थीं। सामने बोर्ड लगा था, पथ निर्माण कार्य प्रगति पर, लेकिन रास्ता खुला था। मैंने एक्सेलरेटर दबाया और ट्रक उस शॉर्टकट की ओर मोड़ दिया। रात के करीब 9:30 बज चुके थे। बारिश अब धीरे धीरे तेज होने लगी थी। मैं और लालू ट्रक को उस सुनसान रास्ते पर ले चुके थे जो हमें करीब 80 किलोमीटर की बचत देने वाला था। उस वक्त हमें यही लगा कि वक्त बचाना समझदारी है, लेकिन कभी कभी जो रास्ता छोटा लगता है वही सबसे लंबा और खतरनाक साबित होता है। वो सड़क बिल्कुल अलग थी। एक तरफ ऊंचे ऊंचे पेड़, दूसरी तरफ गहरी खाई।
सड़क की हालत भी कोई खास नहीं थी। कहीं उखड़ी हुई, कहीं दलदली मिट्टी में फिसलन और ऊपर से लगातार गिरती बारिश। हेडलाइट की रोशनी भी मुश्किल से 10 कदम आगे तक ही दिखा पा रही थी। लालू चुपचाप बैठा था। जो लड़का हमेशा मस्ती करता था, गाने गुनगुनाता था, वो बिल्कुल शांत। मैंने उससे पूछा, क्या हुआ बे, अब चूहे नहीं खेल रहे? वो हल्की सी हंसी हंसा, नहीं उस्ताद, कुछ अजीब सा लग रहा है। अजीब? किस मायने में? पता नहीं, जैसे ये जंगल कुछ बोल रहा हो। आवाजें सी आ रही हैं। मैंने रुककर ध्यान दिया। ट्रक के इंजन की गड़गड़ाहट के अलावा कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा था, लेकिन फिर भी उसके चेहरे पर डर साफ दिख रहा था। देख लालू, मैंने कहा, ये रास्ते ऐसे ही होते हैं। जंगल की आवाजें होती हैं, जानवर, हवा, बारिश। तू ज्यादा सोच मत। ट्रक आगे बढ़ता रहा। करीब आधा घंटा बीत चुका था। अब हम इतने अंदर आ चुके थे कि वापस जाना कोई ऑप्शन नहीं था। उसी वक्त सामने एक मोड़ पर देखा, एक पुराना बोर्ड झुका हुआ पड़ा था। धुंध और बारिश के कारण उस पर लिखा कुछ साफ नहीं दिखा। मैं ट्रक थोड़ा पास ले गया। बोर्ड पर एक धुंधला सा नाम दिखा, घोंघा घाटी, आगे 5 किलोमीटर। लालू बोला, घोंघा घाटी? पहली बार नाम सुना है। मैंने कहा, मुझे भी कुछ याद नहीं, शायद पुराना रास्ता हो। बारिश अब और तेज हो गई थी। मैंने वाइपर तेज कर दिए, लेकिन कांच के बाहर की धुंध मानो हटने का नाम नहीं ले रही थी। सड़क और भी तंग हो गई थी। अब दोनों तरफ झाड़ियां ही झाड़ियां थीं और बीच में दलदली सड़क, जिसमें ट्रक के टायर थोड़े थोड़े फंसते भी जा रहे थे। उस्ताद, कहीं ट्रक यहीं ना धंस जाए, लालू ने कहा। ना बेटा, अब रुकना नहीं है। जब तक कोई खुला मैदान नहीं आता, गाड़ी चलाते रहेंगे। कुछ ही दूरी पर सड़क थोड़ी चौड़ी सी लगी। वहां एक पुरानी जर्जर पक्की कोठी जैसी चीज दिखी, जैसे कोई चेक पोस्ट रहा हो कभी। उसके पास एक टूटी टीन की छत और नीचे एक छोटा सा चबूतरा था। मैंने वहीं ट्रक रोका। चल, टॉयलेट कर ले, फिर खाना निकालते हैं। लालू झट से उतरा और झाड़ियों की तरफ गया। मैं वहीं ट्रक के बोनट पर हाथ रखकर खड़ा हो गया। बारिश अब हल्की हल्की हो गई थी, लेकिन हवा तेज थी। उस हवाओं में एक अजीब सी घुटन थी, जैसे कोई बात थी जो हवा में लटक रही थी, बिना बोले बस महसूस हो रही थी। तभी अचानक मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई मेरी तरफ देख रहा हो। मैंने झट से गर्दन घुमाई। पीछे अंधेरा और कुछ नहीं। फिर मैंने लालू को पुकारा, अबे लालू, आ गया क्या? लेकिन कोई जवाब नहीं। मैं फिर चिल्लाया, अबे ओ लालू। कुछ सेकंड बाद झाड़ियों के पीछे से वो भागता हुआ आया। क्या हुआ? मैंने पूछा। उसका चेहरा उतरा हुआ था, पसीने में लथपथ। कुछ नहीं, कुछ आवाजें आ रही थीं, जैसे कोई फुसफुसा रहा हो। किसने? पता नहीं उस्ताद, जैसे किसी ने कहा लौट जा, बहुत धीमे से, और फिर कुछ झाड़ियों में हिलने लगा। मैंने एक लंबी सांस ली। बेटा, तेरे में थोड़ा ज्यादा दिमाग चल रहा है आजकल। चल चुपचाप खाना निकाल। हम दोनों ने ट्रक के केबिन में बैठकर खाना खाया, सूखा पराठा और अचार। कुछ भी ठीक से गले से नीचे नहीं उतर रहा था, लेकिन भूख ने मजबूर कर दिया। खाना खाकर मैंने कहा, थोड़ी देर यहीं ट्रक रोक लेते हैं, बारिश बंद हो जाए तो निकलते हैं। लालू ने भी हामी भरी। करीब 10 मिनट बाद हम दोनों सोने की तैयारी में थे। मैं ड्राइविंग सीट पर ही लेटा और लालू पीछे की सीट पर, लेकिन नींद नहीं आ रही थी। कभी हवा के झोंके खिड़की से टकराते तो कभी ट्रक के ऊपर कुछ गिरने जैसा लगता। मैं बार बार जागता और फिर एक हल्की सी खटखट की आवाज आई। ऐसा लगा जैसे कोई खिड़की पर उंगलियों से धीरे धीरे खटखटा रहा हो। मैंने गर्दन घुमाकर देखा। खिड़की के उस पार एक धुंधला सा चेहरा, बिल्कुल चुप, ना हिला ना बोला, बस एक तक ट्रक के अंदर झांकता रहा। मैंने हल्के से लालू को जगाया। अबे लालू, देख उधर कोई है क्या? लालू उठते ही चीखा, उस्ताद, कोई खड़ा है। मैंने झट से टॉर्च निकाली और खिड़की के शीशे की ओर रोशनी फेंकी, लेकिन वहां कोई नहीं था, बस बूंदों के निशान और कांच पर कुछ धुंधली उंगलियों के निशान। लालू कांपते हुए बोला, उस्ताद, हमने गलती कर दी, इस रास्ते पर नहीं आना चाहिए था। मैंने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी सांसें तेज हो रही थीं। मैं जितना हिम्मती बनता उतना ही कुछ अंदर से डरता जा रहा था। उस वक्त मुझे समझ में आ गया था कि यह रास्ता सिर्फ छोटा नहीं है, यह रास्ता खतरनाक भी है, और असली सफर तो अभी शुरू ही हुआ था। उस रात जब हमने खिड़की के पास उस धुंधले चेहरे को देखा था, तब मुझे लगने लगा था कि अब यह ट्रिप वैसी नहीं रहने वाली जैसी हर बार होती है। ट्रक चलाने वाले अक्सर कहते हैं, रास्ता चाहे जितना जाना पहचाना हो, हर रात उसका रंग बदल जाता है।
और उस रात का रंग कुछ ज्यादा ही गाढ़ा था। लालू अब तक पूरी तरह से डरा हुआ था। वो ट्रक के पीछे की सीट पर कंबल ओढ़े बैठा था, लेकिन उसकी आंखें बंद नहीं हो रही थीं। मैं खिड़की के शीशे पर से वो उंगलियों के निशान साफ करता रहा। हर बार पहुंचता, हर बार लगता जैसे कोई फिर से खींच गया हो। करीब 1 घंटा बीता होगा। बारिश अब फिर से रुक गई थी। बाहर हवा तो थी, लेकिन वो शोर अब नहीं था जो कुछ देर पहले था। माहौल में एक अजीब सी खामोशी थी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल ने सांस रोक रखी हो। मैंने इंजन स्टार्ट किया और कहा, चलो निकलते हैं यहां से। जितनी देर यहां रुकेंगे उतना ही बुरा है। ट्रक धीरे धीरे फिर उस तंग और संकरी सड़क पर आगे बढ़ने लगा। हम कोई 6 किलोमीटर और चले होंगे कि आगे जाकर देखा, रास्ता पूरी तरह से बंद पड़ा है। एक बड़ा पेड़ बरगद जैसा पूरी सड़क पर गिरा हुआ था। मैंने गाड़ी रोक दी। उतरे तो देखा कि ट्रक तो छोड़ो, मोटरसाइकिल भी उस पेड़ के पार नहीं जा सकती थी। मैंने टॉर्च की रोशनी में पेड़ को देखा। ताजा गिरा हुआ नहीं था, उसके पत्ते सूख चुके थे। यानी ये रास्ता पिछले कई दिनों से बंद था। लेकिन रास्ते पर कोई चेतावनी, कोई संकेत, कोई बोर्ड, कुछ भी नहीं था। लालू पीछे से आकर बोला, अब क्या करें उस्ताद, वापस जाएं? मैंने चुपचाप उसके चेहरे की तरफ देखा। वो जानता था कि वापसी कोई आसान काम नहीं। उस पतली दलदली सड़क पर ट्रक मोड़ना अपने आप में एक जंग थी, और ऊपर से ये अंधेरा, ये माहौल, मैं खुद असहज महसूस कर रहा था। सुन, मैंने कहा, कितनी दूर पीछे एक गांव आया था ना, जहां तूने कहा था कि तेरी कोई बुआ रहती है? लालू बोला, हाँ उस्ताद, करीब 4 किलोमीटर पीछे होगा। उसका नाम है बखरा गांव। वहीं मेरी दूर की बुआ रहती हैं। कई साल पहले 2-3 बार मां के साथ वहां गया था। वो हमें पहचानेंगी? मैंने एक गहरी सांस ली। तो चलें वहां? वो थोड़ी देर सोचता रहा, फिर बोला, वहां चल सकते हैं। कम से कम बारिश से तो बचाव मिलेगा और खाना भी मिल जाएगा। यहां बैठे रहने से तो बेहतर है। मैंने ट्रक को वहीं किनारे लगाया और इंजन बंद कर दिया। हम दोनों टॉर्च लिए उस तंग रास्ते पर पैदल लौटने लगे। रात के करीब 2 बजे का वक्त था। अंधेरा ऐसा कि टॉर्च बंद हो जाए तो एक दूसरे का चेहरा भी न दिखे। जंगल के अंदर से कभी कभी कुछ जानवरों की हल्की आवाजें आती थीं। कभी झाड़ियों से सरसराहट, तो कभी अचानक हवा का झोंका, जिससे पेड़ की टहनियां एक दूसरे से टकराती और एक सूखी सी चीख निकलती। चलते चलते करीब 30 मिनट बीत गए। अब पैरों में थकान सी महसूस होने लगी थी। लालू लगातार पीछे मुड़ मुड़ कर देखता जा रहा था। किसे देख रहा है? मैंने पूछा। वो बोला, पता नहीं, ऐसा लग रहा है जैसे कोई हमारे पीछे पीछे चल रहा है। बस आवाज आती है, लेकिन जब रुकता हूं तो कोई नहीं होता। मैंने कुछ नहीं कहा। सच तो यह था कि मुझे भी वैसा ही लग रहा था, जैसे हम दोनों के पीछे कोई तीसरा साया साथ चल रहा हो। लेकिन ट्रक की थकान, नींद और डर को मैं एक साथ सोच नहीं पा रहा था। कुछ और दूरी पर हमें एक पुराना पत्थर का बोर्ड दिखा। धुंध में उस पर कुछ नाम उकेरा गया था। बखरा 1.2 किलोमीटर। हमने राहत की सांस ली। बस पहुंच ही गए लालू, मैंने कहा। लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिससे हमारी रफ्तार थम गई। हमारे सामने एक रास्ता 2 भागों में बंट गया था। एक बाईं तरफ, जो थोड़ी चौड़ी थी और साफ दिख रही थी। दूसरा दाईं ओर, पतला, घासों से भरा हुआ, जैसे कोई बहुत समय से इस्तेमाल न किया गया हो। बोर्ड पर कोई तीर नहीं था। मैंने पूछा, कौन सा रास्ता है गांव का? लालू झिंझका, याद नहीं। जब आया था तब दिन था और ट्रैक्टर से आए थे। शायद दाईं तरफ का। शायद, मैंने कहा। वो बोला, हाँ, लेकिन पक्का नहीं हूं उस्ताद। अब फैसला मेरे ऊपर था। मैंने टॉर्च से दोनों रास्तों को देखा। बाईं ओर का रास्ता साफ था, लेकिन एकदम वीरान। दाईं ओर का रास्ता घना था, पेड़ों से ढंका हुआ, जैसे किसी रहस्य को छिपा रहा हो। लालू फिर बोला, उस्ताद, लगता है दाईं वाला सही है। बुआ का घर भी तो गांव के आखिरी छोर पर था, घने पेड़ों के पास। मैंने बिना कुछ बोले उसी रास्ते की ओर कदम बढ़ा दिए, और जैसे ही हमने उस रास्ते पर पहला कदम रखा, हवा एकदम से तेज हो गई, जैसे किसी ने हमें अंदर बुलाया हो। और फिर रास्ता बंद हो गया। हमने जैसे ही उस संकरे घास से ढंके रास्ते पर कदम रखा, हवा की दिशा जैसे बदल गई। टॉर्च की रोशनी अब पहले जैसी साफ नहीं थी। झाड़ियों में से धुंध की एक हल्की परत उठने लगी थी, न ज्यादा मोटी न ज्यादा हल्की, बस इतनी कि उसके पार देखने की हिम्मत खुद को बार बार परखने लगे। हम दोनों आगे बढ़ते जा रहे थे, लेकिन मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी घर कर गई थी।
ऐसा लग रहा था जैसे इस रास्ते पर हमारे अलावा भी कोई है, कोई जो हमें देख रहा है, महसूस कर रहा है, लेकिन खुद दिखना नहीं चाहता। लालू अब भी कभी कभी पीछे मुड़कर देखने लगता। मैंने उससे कहा, अबे पीछे क्या है जो बार बार देखता रहता है? वो धीमे से बोला, उस्ताद, वो जो हम चलते हैं ना, तो एक छाया भी चलती है, पर हमारी नहीं लगती। उसकी चाल अलग है, झुककर चलती है। मैंने कुछ नहीं कहा। मैं खुद भी महसूस कर रहा था कि कुछ ठीक नहीं है। करीब 15 मिनट तक हम उसी घने टेढ़े मेढ़े रास्ते पर चलते रहे। घास अब कम हो गई थी, लेकिन पेड़ और ज्यादा घने। रास्ता हल्की सी ढलान में उतर रहा था। लगता था जैसे हम किसी गहराई की ओर बढ़ रहे हों। तभी लालू ने मेरे कंधे को धीरे से छूकर कहा, उस्ताद, उधर देखो। मैंने टॉर्च की रोशनी फेंकी। सामने सड़क के किनारे एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था, बहुत पुराना। उसकी जड़ें सड़क तक फैली हुई थीं और उस पेड़ के नीचे कोई खड़ा था। एक महिला, लाल साड़ी में, बाल खुले हुए, जो उसके चेहरे के आगे उड़ रहे थे। वो एकदम स्थिर खड़ी थी, जैसे किसी ने उसे वहां गाड़ दिया हो। मैंने हल्की आवाज में कहा, कौन होगी? लालू धीरे से बोला, कोई परेशानी में लगती है उस्ताद, शायद गांव की ही हो। गांव अगर पास होता तो यहां खड़ी क्यों होती? मैंने कहा। लेकिन जैसे जैसे हम उसके करीब बढ़े, वैसे वैसे उसकी तस्वीर साफ होती गई। लाल रंग की साड़ी पूरी तरह भीगी हुई थी। उसके बदन से पानी टपक रहा था, लेकिन उसके चेहरे पर कोई घबराहट नहीं थी। बस एक शांत, ठहरी हुई सी नजरों से वो हमारी ओर देखे जा रही थी। करीब 20 मीटर दूर थे हम जब मैंने हिम्मत करके आवाज दी, बहन जी, आप यहां इस समय? सब ठीक है? उसने कुछ जवाब नहीं दिया। फिर 2 कदम और बढ़े तो उसने धीरे से अपनी गर्दन घुमाई, लेकिन पूरा चेहरा नहीं दिखा। आपका घर यहीं पास में है क्या? मैंने फिर पूछा। तब उसने धीरे से कहा, गांव यहीं है। थोड़ी दूर उस पगडंडी से नीचे उतरते ही उसकी आवाज, वो आवाज जैसे किसी आदमी की भारी आवाज हो। उसमें एक अजीब कंपन था, जैसे बांसुरी की एक टूटी धुन, धीमी लेकिन असरदार। लालू बोला, उस्ताद, यही रास्ता होगा बुआ के गांव का। मैंने उसकी बात को अनसुना कर दिया। मेरी निगाहें उस औरत के चेहरे पर टिक गई थीं। वो अब भी कुछ नहीं कह रही थी, बस टकटकी लगाए देखे जा रही थी, जैसे हमारी रूहें पड़ रही हों। तभी लालू ने धीरे से कहा, उस्ताद, इसके पांव देखो। मैंने टॉर्च नीचे की ओर घुमाई। पहले कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जैसे मेरी सांस थम गई। उसके पांव उल्टे थे, एड़ी आगे और पंजे पीछे की ओर मुड़े हुए। मैं तुरंत समझ गया कि अब जो सामने खड़ी है वो इंसान नहीं है। लालू कांपता हुआ बोला, उस्ताद, ये। मैंने फौरन उसका हाथ पकड़ा और उसे अपने पीछे किया। हम दोनों बिना एक शब्द बोले धीरे धीरे पीछे हटने लगे। लेकिन तभी वो लड़की, या जो भी वो थी, उसने धीरे से मुस्कुराया, एक धीमी डरावनी मुस्कान, और फिर बोली, कहाँ जा रहे हो? तुम लोगों को तो गांव जाना है ना? मैं दिखा देती हूँ रास्ता। उसने धीरे से अपने हाथ से उस पगडंडी की ओर इशारा किया, जो घास में छिपी हुई सी लग रही थी और जो एक गहरी खाई की ओर उतर रही थी। लालू मेरी पीठ के पीछे छिप गया। मैंने देखा कि उसकी आंखें बंद थीं और उसके होंठ कांप रहे थे। मैंने फिर से उस औरत की ओर देखा। अब वो धीरे धीरे हमारी तरफ बढ़ने लगी थी, एक एक कदम जैसे जमीन को चीरता जा रहा हो। उसके पांव जमीन से चिपके नहीं लगते थे, बल्कि वो हवा में खिसकती सी लग रही थी। अब वो मुश्किल से 10 फीट की दूरी पर थी। उसकी आंखें, वो आंखें, उनमें जैसे कोई भंवर था। एक बार देखो तो वापस हटाने का मन नहीं करे, और अगर हटाओ तो खुद को खो बैठो। मैंने लालू से कहा, अब एक ही रास्ता है, भागो। और हम दोनों उस जंगल में बेतहाशा दौड़ने लगे। किधर जा रहे थे कुछ नहीं पता, बस भागते जा रहे थे। पीछे से हल्की सी हंसी की आवाज आ रही थी, धीमी, खिंचती हुई, लेकिन कानों में चुभती सी। हम भागते रहे जब तक कि टॉर्च की रोशनी में एक कच्चा सा घर नहीं दिखा। बाहर ढिबरी जल रही थी और अंदर से किसी बुजुर्ग औरत की आवाज आ रही थी। लालू चिल्लाया, बुआ, बुआ, दरवाजा खोलो। और वो दरवाजा खुला। हम अंदर भागे और उस रात पहली बार हमने सांस ली। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। असल में तो अब शुरू हुई थी, जब लालू ने दरवाजे पर जोर से पुकारा, बुआ, बुआ, दरवाजा खोलो। तब मेरी सांसें जैसे रुक गई थीं। मैं सोच रहा था कि कहीं वो दरवाजा ही ना खुले, क्योंकि अगर बाहर इतना कुछ हो सकता है तो अंदर क्या है ये कौन जाने। लेकिन दरवाजा खुला
एक अधेड़ उम्र की औरत, सिर पर पुराना सूती आंचल, झुर्रियों भरा चेहरा और आंखों में अजीब सी पहचान लिए सामने खड़ी थी। उसने बिना ज्यादा कुछ पूछे लालू को देखा और जैसे सालों बाद अपना कोई खोया हुआ अंश मिल गया हो वैसे ही बोली, लालू तू। लालू उसकी बाहों में समा गया। हाँ बुआ, हम रास्ता भटक गए थे, यहां तक पहुंचते पहुंचते जान पे बनाई थी। बुआ ने बिना कुछ और पूछे हमें अंदर बुला लिया। घर बहुत साधारण था, मिट्टी की दीवारें, लकड़ी का फर्श, अंदर दियों की मध्यम रोशनी। छत पर कहीं कहीं टपकती बारिश की आवाज आ रही थी, लेकिन उस वक्त वो घर मुझे किसी किले से कम नहीं लगा। बुआ ने हमें एक चौकी पर बैठाया और अंदर जाकर चूल्हे पर कुछ रखने लगी। मैं अब भी सांसें समेट रहा था, शरीर कांप रहा था, मन और ज्यादा। लालू ने मेरी तरफ देखा और धीरे से कहा, उस्ताद, जो भी हुआ आपने देखा ना, वो कोई औरत नहीं थी, वो कुछ और था। मैंने सिर हिलाया। उसके पांव, आवाज, चेहरा सब नकली था। बुआ फिर लौटकर आई और हमारे सामने एक थाली में कुछ गरम गरम खिचड़ी रख दी। वो कुछ कहने वाली थी, लेकिन मेरी आंखें शायद उससे पहले ही बहुत कुछ कह चुकी थीं। क्या देखा तुमने? उसने सीधे पूछा। लालू कुछ बोलने ही वाला था कि मैंने उसे रोका और खुद कहा, बरगद के नीचे एक औरत खड़ी थी, लाल साड़ी पहने हुए। वो हमें खाई की तरफ ले जाने की कोशिश कर रही थी। उसके पांव उल्टे थे। बुआ का चेहरा एकदम सख्त हो गया। तुम लोग किस रास्ते से आए थे? उसने पूछा। पीछे से। पुराना कच्चा रास्ता जहां बोर्ड भी लगा नहीं था, वही जिससे खाई की ओर ढलान जाती है, मैंने कहा। बुआ ने गहरी सांस ली और फिर धीमे से बोली, तुम लोग जिंदा आ गए, यही बहुत है। मैंने पूछा, वो कौन थी? बुआ कुछ पल चुप रही, फिर बोली, तुमने चंडा को देखा? कौन चंडा? मैंने हैरानी से पूछा। बुआ की आवाज और धीमी हो गई। ये बात इस गांव में अब कोई ज्यादा नहीं करता, नई पीढ़ी ने तो नाम तक भुला दिया है, लेकिन जब मैं जवान थी उस वक्त ये नाम लोगों की जुबान पर था और उनकी सांसों में डर बनकर बस गया था। मैं और लालू उसकी बातों में ऐसे खींचते चले जा रहे थे जैसे कोई पुराना किस्सा धीरे धीरे जीवित हो रहा हो। चंडा एक लड़की थी, जवान, सुंदर, लेकिन बेहद गरीब। गांव के जमींदार के बेटे के साथ उसका मन लग गया था। लड़के ने वादा किया था कि शादी करेगा, पर जैसे ही शहर से उसके रिश्ते आए उसने चंडा को छोड़ दिया। चंडा टूट गई। कुछ ही दिनों बाद उसकी मां की मौत हो गई और फिर एक दिन किसी ने उसे बरगद के पेड़ से लटकता देखा। मरने से पहले वो उस पेड़ के नीचे घंटों बैठी रही थी और कहते हैं उसने वहीं कस्में खाई कि जिस किसी ने उसे छला है वो चैन से नहीं जिएगा और जो कोई उसकी आवाज सुनेगा उसकी भी जिंदगी उजड़ जाएगी। मैंने बीच में पूछा, तो क्या वो अब भी वहीं है? बुआ ने मेरी आंखों में देखा। वो कभी गई ही नहीं। उस बरगद के नीचे अब तक 7 हादसे हो चुके हैं। सबके सब रात के वक्त हुए। सबने उसे देखा था या उसकी आवाज सुनी थी। लालू कांपता हुआ बोला, उसने हमें बुलाया था, बहुत धीरे से, जैसे कोई अपना हो, लेकिन फिर उसकी आंखें, उस्ताद, उसकी आंखें अब भी मेरी आंखों में हैं। बुआ ने हमारे सामने तांबे का एक पुराना ताबीज रखा। इसे पहन लो, ये उस पुरखों वाले मंदिर का प्रसाद है, ये तुम्हें बचा सकता है, लेकिन याद रखो अब तुम दोनों उसकी नजर में आ चुके हो। मतलब? मैंने पूछा। मतलब ये कि अगर उसने तुम्हें चुना है तो वो पीछा नहीं छोड़ेगी। अब वो जहां चाहे, जब चाहे सामने आ सकती है, चाहे तुम्हारा ट्रक हो, कोई होटल हो, कोई रास्ता। जब तक उसकी मंशा पूरी नहीं होती वो पीछा नहीं छोड़ेगी। उस वक्त मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। लालू बिल्कुल चुप और बुआ की बातों से एक चीज साफ हो गई थी, हमारा सफर अब आसान नहीं रहने वाला। रात का वक्त धीरे धीरे गुजर रहा था, लेकिन मेरे दिमाग में अब एक ही सवाल घूम रहा था, वो हमें क्यों खींच रही थी और कहां? सुबह की पहली किरणें खिड़की से भीतर झांक रही थीं, लेकिन मेरे मन में रात का अंधेरा अब तक फैला हुआ था। बुआ का घर भले ही हमें बचाव की जगह लगा हो, पर अब वो भी किसी किले जैसा नहीं, एक सीमित समय की शरण जैसी लगने लगा था। रात की बातें अब सिर्फ डर नहीं थी, वो चेतावनी थी, और जब चेतावनी हकीकत में बदलती है तब इंसान को सपने भी काटने लगते हैं। लालू अब भी चुप बैठा था। उसका चेहरा सूझा हुआ था, आंखें लाल। वो पूरी रात नहीं सोया था, मैं भी नहीं। बुआ आंगन में तुलसी के पास दिया जलाकर कुछ बड़बड़ा रही थी, शायद कोई पुराना मंत्र या प्रार्थना। मैंने पूछा, बुआ अब क्या करें? ट्रक तो वहीं फंसा है, सामान भी पूरा भरा हुआ है,
अगर वक्त पर नहीं पहुंचे तो नुकसान मेरा ही होगा। बुआ कुछ देर तक चुप रही, फिर बोली, तुम लोग उस रास्ते से दोबारा मत जाना। वो बरगद, वो खाई, उस ओर कदम भी रखा तो फिर वापस लौटना मुश्किल हो जाएगा। मैंने कहा, बुआ ट्रक उसी रास्ते में है, अगर वापस ना जाए तो वो वहीं रह जाएगा, और ऊपर से सामान सरकारी है, पुलिस केस हो जाएगा। बुआ ने एक लंबी सांस ली। एक रास्ता है, उसने कहा। मैं और लालू उसकी ओर देखने लगे। गांव के पीछे से एक पुराना रास्ता जाता है जो उसी घाटी के ऊपर से निकलता है। पहाड़ी रास्ता है, लेकिन तुम्हें उस बरगद के नीचे से नहीं गुजरना पड़ेगा। मैंने कहा, ट्रक तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा? पैदल जाओ तो 2 घंटे, खतरा है लेकिन कम। वहां से अगर ट्रक ठीक ठाक हालत में हो तो ट्रक को उसी रास्ते से मोड़कर गांव की पिछली साइड में लाना मुश्किल होगा, पर नामुमकिन नहीं। मैंने तय कर लिया, वह जाना तो पड़ेगा। हम दोनों ने बुआ के दिए हुए ताबीज गले में डाले। उसने दोनों की पेशानियों पर काले टीके लगाए और एक छोटी सी डिब्बी में भभूति दी। अगर कुछ ऐसा वैसा दिखे तो इसे हवा में उछाल देना। ध्यान रखना, पीछे मुड़कर मत देखना। हम दोनों गांव के पीछे की पगडंडी पर निकल पड़े। सूरज अब ऊंचाई पर था, लेकिन जंगल की छांव हर जगह मौजूद थी। रास्ता तंग था, कहीं कहीं फिसलन भरा भी। करीब 1 घंटा बीत गया था। हमने एक जगह बैठकर थोड़ी सांस ली। लालू, मैंने कहा, अब तुझसे एक बात करनी है। हाँ उस्ताद, कल रात उस औरत ने कुछ कहा था या बस देखा? लालू मेरी ओर देखने लगा। उसके चेहरे पर फिर वही डर छा गया। उसने कहा था, आज नहीं अगली बार तुम मेरे साथ चलोगे। मैंने उसकी तरफ देखा। और तूने ये बात मुझे अभी तक क्यों नहीं बताई? डर लग रहा था। आप शायद यकीन ना करो या मुझे ही छोड़ दो। मैं चुप हो गया। अब शक नहीं था, हम में से किसी को उसने चुन लिया था। आगे बढ़ते हुए हम उस ऊंचाई तक पहुंचे जहां से घाटी का पूरा नजारा दिखता था। दूर नीचे की ओर ट्रक खड़ा था, वहीं जहां हमने पिछली रात उसे छोड़ा था। पर एक बात अजीब थी, ट्रक के चारों ओर धुंध थी, सिर्फ उसी के आसपास। बाकी घाटी एकदम साफ थी। मैंने कहा, यह धुंध इतनी नीचे कैसे टिक गई? लालू ने धीरे से कहा, उस्ताद वो ट्रक हमारा नहीं रहा। मैंने उसे डांट दिया, चुप कर, डर को बुलाता है क्या? हम धीरे धीरे ढलान से नीचे उतरने लगे। हर कदम पर फिसलन, हर मोड़ पर खामोशी। कहीं कोई परिंदा तक नहीं बोल रहा था। जब हम ट्रक के करीब पहुंचे तब देखा, ट्रक के शीशे पर कुछ उंगलियों के निशान थे, लेकिन वो वैसी नहीं थीं जैसी इंसानों की होती हैं। वो लंबी थीं, पतली और सीधी न होकर थोड़ी टेढ़ी। मैंने ट्रक का दरवाजा खोला। अंदर सब कुछ वैसा ही था जैसा हमने छोड़ा था, लेकिन एक चीज ने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। स्टीयरिंग पर लाल साड़ी के रेशे उलझे हुए थे। मैंने झट से वो फेंक दिए। लालू पीछे हट गया। अब क्या करें? उसने पूछा। मैंने इंजन स्टार्ट किया। ट्रक ने एक झटका लिया, लेकिन स्टार्ट हो गया। अब यहां से बिना रुके निकलेंगे, मैंने कहा। हमने ट्रक को वहीं से पीछे मोड़ा और उस पहाड़ी रास्ते की ओर चल दिए जो बुआ ने बताया था। ट्रक ऊपर चढ़ रहा था। हर बार एक्सेलरेटर पर जोर देना पड़ रहा था। नीचे घाटी और ऊपर वो रास्ता, एक तरफ खाई, दूसरी तरफ चट्टाने। लेकिन हम बढ़ते गए। करीब आधे रास्ते पर थे कि अचानक ट्रक बंद हो गया। इंजन बंद, लाइट बंद, सब कुछ शांत। क्या हुआ उस्ताद? लालू ने घबराकर पूछा। मैंने चाबी घुमाई। कुछ नहीं, ट्रक एकदम शांत। और तभी पीछे से एक आवाज आई, अब रास्ता मेरा है। हम दोनों एक दूसरे की ओर देखने लगे। वो आवाज हवा से नहीं आई थी, वो हमारे अंदर गूंजी थी। और उस क्षण मुझे समझ आ गया, हम उससे बचकर नहीं निकले, हम बस उसके करीब आए हैं। इंजन बंद, लाइट बंद। हमारा ट्रक जो कुछ मिनट पहले तक पहाड़ी चढ़ाई पर अपनी पूरी ताकत से ऊपर बढ़ रहा था, अब बिल्कुल शांत खड़ा था। ना कोई आवाज, ना हरकत। और उसी सन्नाटे में गूंजती एक आवाज, अब रास्ता मेरा है। वो आवाज हवा में नहीं थी, वो हमारे भीतर थरथरा गई थी, जैसे किसी ने सिर के अंदर जोर से कुछ फेंका हो। लालू का चेहरा पीला पड़ गया। वो कांपते हुए मेरी ओर देख रहा था, जैसे पूछना चाहता हो, अब क्या? मैंने कुछ नहीं कहा। एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से जेब से बुआ की दी हुई भभूति की डिब्बी निकाली। उसे खोलते हुए मैंने मन ही मन बुआ के शब्द दोहराए, अगर कुछ ऐसा वैसा दिखे तो इसे हवा में उछाल देना। मैंने डिब्बी से चुटकी भर भभूति निकाली और ट्रक की खिड़की से बाहर फेंकी। भभूति हवा में गई और कुछ नहीं हुआ। कुछ भी नहीं बदला उस्ताद।
लालू धीरे से बोला। पर तभी ट्रक का हॉर्न अपने आप बजने लगा। एक बार, फिर 2 बार, फिर लगातार, जैसे किसी ने स्टीयरिंग पर सर रख दिया हो। मैंने चाबी वापस घुमाई। इंजन फिर भी स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन हॉर्न नहीं रुका। मैंने हाथ में ताबीज कस लिया। लालू अब कांपते हुए फुसफुसा रहा था, उस्ताद, वो यहीं कहीं है, बहुत पास, बहुत ज्यादा पास। और फिर वो दिखी, सीधे ट्रक के सामने बरगद जैसा एक पेड़ रास्ते के किनारे उगाया था, जो पहले वहां नहीं था। उस पेड़ के नीचे, बिल्कुल बीच रास्ते पर, वो खड़ी थी, वही औरत, लाल साड़ी में भीगी, बाल खुले, चेहरा सफेद, लेकिन आंखें पूरी काली। कोई पलक नहीं झपक रही थी, बस घूरती जा रही थी, एक तक, जैसे ट्रक के शीशे के पार मेरे सीने के अंदर देख रही हो। और तभी उसके पीछे से एक और परछाई निकली। एक लड़का था, लेकिन वो छोटा बच्चा नहीं लग रहा था। उसका चेहरा लंबा हो गया था, आंखें एकदम सफेद, और उसके होंठों से खून टपक रहा था। लालू, देखना मत, आंखें नीचे कर, मैंने कहा। लालू कांपती आवाज में बोला, उस्ताद, मैं उसे देख चुका हूं। उस रात मैंने पलट कर देखा था। वो औरत अब धीरे धीरे ट्रक की ओर आने लगी, पर उसकी चाल चलने जैसी नहीं थी। वो जैसे हवा में बह रही थी, बिना कदम उठाए, सीधे ट्रक की ओर। मैंने ताबीज को कसकर पकड़ा और चिल्लाया, हम तेरे नहीं हैं, हमारा रास्ता छोड़ दे। और जैसे ही मैंने ये कहा, ट्रक का हॉर्न एक झटके में बंद हो गया, सन्नाटा। लेकिन फिर ट्रक अपने आप स्टार्ट हो गया। इंजन खुद ब खुद दहाड़ने लगा, हेडलाइट ऑन हो गई और ट्रक में जोर की कंपन हुई, जैसे कोई अंदर घुस आया हो। लालू चिल्लाया, उस्ताद, कुछ आया है, ट्रक के अंदर कुछ आया है। मैंने कुछ सोचे बिना क्लच दबाया और गियर में ट्रक डाल दिया। एक ही झटके में ट्रक पूरी ताकत से आगे बढ़ा। वो औरत अब बिल्कुल सामने थी, पर जैसे ही ट्रक उसके पास पहुंचा, वो गायब हो गई, जैसे धुएं की तरह उड़ गई, जैसे कभी थी ही नहीं। हम तेजी से उस पहाड़ी रास्ते से नीचे उतरते रहे। ट्रक अब बेकाबू था। मैं ब्रेक दबाता, लेकिन असर कम होता जा रहा था। लालू पीछे से चीख रहा था, रास्ता खत्म हो गया उस्ताद, मोड़ है, खाई है। मैंने दोनों हाथों से स्टीयरिंग पकड़कर पूरा जोर लगाया और एक तीखे मोड़ पर ट्रक को किसी तरह खींचा। ट्रक मोड़ा, लेकिन पूरी साइड से लुढ़कने ही वाला था। और तभी एक पेड़ से टकराकर ट्रक रुक गया। ट्रक आधा टेढ़ा, इंजन से धुआं निकल रहा था, लेकिन हम दोनों जिंदा थे। कई मिनट तक हम वैसे ही बैठे रहे, सांसें तेज, हाथ कांपते हुए, पसीना बहता हुआ। लालू ने धीरे से कहा, उस्ताद, अब हम नहीं बच पाएंगे, वो हमें छोड़ने वाली नहीं है। मैंने उसकी तरफ देखा और पहली बार मुझे भी यही यकीन हुआ। ट्रक अब एक तरफ से टेढ़ा खड़ा था। सामने का हिस्सा उस पुराने बरगद से टकराया था, जो कुछ घंटे पहले तक वहां था ही नहीं। इंजन से धुआं उठ रहा था और हमारे बदन से पसीना ऐसे बह रहा था जैसे किसी गहरे पानी से बाहर निकले हों। लेकिन सबसे अजीब बात यह थी, अब हवा भी थम गई थी। न कोई आवाज, न पत्तों की सरसराहट, न कोई जानवर, न परिंदा, सब कुछ सुनसान। मैं और लालू ट्रक से नीचे उतरे। टायर मिट्टी में आधे धंसे हुए थे। मैं बोनट खोलकर कुछ देखने ही वाला था कि पीछे से एक फटी सी आवाज आई, तुमने उसे देख लिया है, अब लौटना आसान नहीं। हम दोनों झट से पलटे। एक बूढ़ा आदमी, दुबला पतला, झुकी हुई कमर, हाथ में एक पुरानी लकड़ी की लाठी, सिर पर सफेद गमछा बांधा हुआ, आंखों के नीचे काले घेरे और आंखों में ऐसी स्थिरता जैसे बरसों से किसी एक ही दृश्य को देख रहा हो। उसके कपड़े पुराने थे, लेकिन साफ। वो सीधा हमारी ओर देख रहा था। मैंने पूछा, कौन हो आप? वो धीरे से मुस्कुराया, एक सूखी मुस्कान। जो जिंदा हैं, लेकिन उसके बीच से होकर गुजर चुके हैं, वही मेरी तरह दिखते हैं। लालू धीरे से मेरे करीब आ गया। बूढ़ा अब ट्रक के सामने खड़ा था। उसने सामने फैली सड़क की ओर इशारा किया। यह रास्ता जितना दिखता है उतना है नहीं। वो औरत अब इस रास्ते की रक्षक बन गई है। मैंने पूछा, कौन है वो, क्यों पीछे पड़ी है? बूढ़ा आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, उसका नाम चंडा था, लेकिन अब वो सिर्फ एक नाम नहीं रही, वो अब एक याद है, एक गलती जो हर उस आदमी को सजा देती है जो उस रास्ते से गुजरता है। हर किसी को नहीं, बूढ़ा बोला, सिर्फ उन्हें जिनकी आत्मा में जरा भी लालच, झूठ या पछतावा हो, वो सूंघ लेती है। हमने तो कुछ किया ही नहीं, लालू बोला। बूढ़ा उसकी तरफ देखता रहा, फिर धीरे से बोला, उसने तुझे चुन लिया है। क्या?
लालू पीछे हट गया। तू जब पहली बार उसे देखा था और पीछे मुड़ा था, उसी वक्त उसकी पकड़ में आ गया था। उसके चुने हुए लोग कभी जिंदा नहीं लौटते, या लौटते हैं तो कुछ अधूरा छोड़कर। मैंने पूछा, तो क्या कोई रास्ता है बचने का? बूढ़ा मेरी तरफ देखता रहा। उसकी आंखें अब भी बिना पलक झपकाए टिकी थीं। है, लेकिन उसकी कीमत है। क्या? तुझे किसी एक को पीछे छोड़ना होगा। वो किसी एक को अपने साथ ले जाती है, हर बार। तुम दोनों में से कोई एक। लालू पीछे हटने लगा। नहीं उस्ताद, ये क्या कह रहे हैं ये? मैंने गुस्से से बूढ़े से पूछा। तुम चाहते हो कि हम में से कोई मर जाए? नहीं, बूढ़ा शांत आवाज में बोला। मैं चाहता हूं कि तुम समझो, जब वो किसी को चुनती है तो वापसी का रास्ता आसान नहीं होता, लेकिन कुछ जगहें ऐसी होती हैं जहां उसकी ताकत कमजोर पड़ती है। कहां? यहीं से 3 किलोमीटर ऊपर एक पुराना मंदिर है, शिव शक्ति धाम। वो अब टूटा हुआ है, लेकिन उसके गर्भगृह में अब भी शक्ति है। अगर तुम वहां पहुंच सको तो शायद तुम्हें कुछ वक्त मिल जाए, खुद को बचाने का या लालू को बचाने का। मैंने तय कर लिया, अब वहां जाना है। बूढ़ा मुड़ा और बिना कुछ और बोले धीरे धीरे उसी जंगल की ओर चला गया जिधर से आया था। हमने ट्रक छोड़ दिया। अब सिर्फ एक चीज जरूरी थी, उस मंदिर तक पहुंचना। हमने टॉर्च निकाली, ताबीज कसकर पहना और उस सुनसान जंगल की ओर चल दिए, उस तरफ जहां अब रास्ता नहीं था, सिर्फ इरादा था। हम नहीं जानते थे कि वहां क्या मिलेगा, लेकिन हमें यह यकीन था, वो औरत अब हमारे इंतजार में नहीं है, वो अब हमें बुला रही है। ट्रक पीछे छूट चुका था। सामने अब कोई सड़क नहीं थी, कोई गूगल मैप नहीं, कोई दिशा सूचक बोर्ड नहीं, सिर्फ घना जंगल, ऊपर से बादलों से ढकी हल्की धूप और भीतर फैलती एक अजीब सी घुटन, जैसे हर पेड़, हर शाख, हर झाड़ी किसी रहस्य को छिपा रही हो। हम दोनों बिना समय गंवाए चल पड़े। बूढ़े ने जो मंदिर का रास्ता बताया था वो किसी पक्की पगडंडी जैसा नहीं था। मिट्टी के संकरे रास्ते, कहीं काई जमी हुई, कहीं जड़ों से ठोकर लगती, कहीं सर पर लटके पेड़ों के झुके हुए तने। जैसे जैसे हम अंदर बढ़ते गए वैसे वैसे आसमान की रोशनी कम होती गई। कुछ देर बाद टॉर्च जलानी पड़ी। लालू अब तक एक शब्द नहीं बोला था। उसकी सांसें तेज थीं और चाल लड़खड़ाती सी। ठीक है तू? मैंने पूछा। उसने धीमे से सिर हिलाया। पैर भारी लग रहे हैं, जैसे कोई पीछे से खींच रहा हो। मैं रुका। उसके पांव देखे, कोई जख्म नहीं, कुछ भी नहीं, लेकिन उसकी चाल सही नहीं थी। ताबीज को पकड़ के चल, उसकी गर्मी महसूस कर, ये तेरा अकेला हथियार है। वो कांपती उंगलियों से ताबीज को छूता रहा। करीब 25 से 30 मिनट के सफर के बाद हमें दूर से एक पहाड़ी का सिरा दिखा, जहां एक काली सी आकृति पत्थरों के बीच बनी खड़ी थी। वही पुराना मंदिर होगा। टूटा फूटा, छत जगह जगह से ढह चुकी थी, लेकिन उसके बीच एक छोटा सा दरवाजा अब भी साबुत था और उसके ऊपर उकेरे अक्षरों में लिखा था, शिव शक्ति धाम, अधूरा लेकिन जागृत। मंदिर से ठीक पहले एक सूखी नदी थी, चौड़ी नहीं, लेकिन चट्टानें फिसलन भरी थीं। नीचे उतरते वक्त लालू फिसला और उसके घुटने पर चोट आई। खून नहीं निकला, लेकिन वो अब ठीक से चल नहीं पा रहा था। तू यहीं बैठ, मैं मंदिर के भीतर देखता हूं, मैंने कहा। नहीं उस्ताद, अब छोड़ के मत जाना, अब वो यहीं कहीं है। उसकी आवाज थरथराई। मैंने उसका हाथ पकड़ा और किसी तरह उसे सहारा देते हुए मंदिर तक लाया। मंदिर का आंगन अब सूना था, बस बीचों बीच एक टूटी हुई मूर्ति थी, आधा शिवलिंग और एक तरफ लुढ़की मां की मूर्ति। लेकिन मंदिर की गंध अब भी वैसी थी, भभूत, दीपक और रुद्राक्ष जैसी। हम जैसे ही अंदर पहुंचे, हल्की सी हवा मंदिर के भीतर घूमी, ठंडी लेकिन भरी हुई, जैसे किसी ने आह भरी हो। और फिर मंदिर के भीतर दीवार की परछाई में वो खड़ी थी। पूरा चेहरा अब साफ दिखा, चमकदार आंखें, काली पुतलियां, चेहरा जैसे राख में सना हुआ, होंठों पर एक उलटी मुस्कान, बाल जमीन तक लटक रहे थे और उसकी सांसें इतनी गहरी जैसे कोई दूसरा धड़कता दिल उसकी छाती के अंदर धड़धड़ा रहा हो। लालू ने जैसे ही उसकी तरफ देखा, उसकी आंखें एकदम फैल गईं। वो वहीं जमीन पर गिर गया, बेहोश। मैंने उसका चेहरा घुमाया। उसका मुंह खुला हुआ था, लेकिन आवाज नहीं निकल रही थी। वो औरत अब मंदिर के गर्भगृह में घुस चुकी थी, जहां उसे आना नहीं चाहिए था। मैंने जेब से बुआ की दी हुई भभूति निकाली और पूरे मंदिर में चारों कोनों में फेंकी। मैंने कहा था, मंदिर में तू कमजोर है,
मैंने जोर से कहा। वो औरत अब जोर से हंसी। कमजोर, मैं अब तेरे भीतर हूं। और तभी मंदिर की दीवारें कांपने लगीं। छत की एक बड़ी स्लैब गिरी, धूल का गुब्बार उठा और उसी धूल में उसकी आकृति अब तैरने लगी। वो अब कोई इंसानी रूप में नहीं थी। उसका चेहरा अब बिल्कुल बदल चुका था। आंखें 3 हो गई थीं। हाथों की उंगलियां लंबी होकर नाखूनों में बदल चुकी थीं। उसकी जीभ बाहर लटक रही थी और आवाज अब 1 नहीं 100 थी, जैसे भीड़ बोल रही हो। लालू मेरा है, तेरा नहीं। मैंने लालू को गोदी में उठाया और शिवलिंग के पास बैठ गया। अगर आज तू ले जा सकती है तो ले जा, पर मैं तब तक नहीं हिलूंगा जब तक इसे बचा ना लूं। वो भभकती हुई आकृति अब मेरे चारों तरफ चक्कर काटने लगी। तेरे भीतर भी पछतावा है, तू भी अधूरा है, तुझे भी मैं देख चुकी हूं। तेरी बीवी की आखिरी बात क्या थी? दशहरे तक लौट आना। मेरी सांसें थम गईं। क्या तू लौटा था मोतीराम? मैंने आंखें बंद कर लीं। अब मंदिर के भीतर सिर्फ उसकी आवाज थी और मेरे भीतर सिर्फ एक भरोसा कि ये जगह, ये शिव शक्ति धाम अब भी जागृत है। मैंने जोर से ताबीज निकालकर शिवलिंग पर रखा। अगर इस जगह में शक्ति है तो अब दिखाओ। और उस पल एक जोर की गड़गड़ाहट हुई। मंदिर की मूर्ति से एक रोशनी निकली, सफेद, तेज, गर्म, और वो सीधा उस औरत पर जा लगी। चीख इतनी ऊंची, इतनी तीखी, जैसे आसमान फट गया हो। और अगले ही क्षण सन्नाटा। वो नहीं रही। लालू अब भी मेरी गोदी में था, लेकिन उसकी सांसें वापस चलने लगी थीं। मैंने खुद से कहा, आज एक लड़ाई जीती है, लेकिन जंग अभी बाकी है। मंदिर की वह सफेद रोशनी जैसे ही फैली थी, सब कुछ शांत हो गया था। न कोई हवा, न कोई परछाई, न वो गूंजती आवाज जो मेरे कानों में कांप रही थी। सिर्फ शिवलिंग के पास बैठा मैं, गोद में अर्धचेतन लालू और मंदिर की टूटी दीवारों से छनती धूप। वो जा चुकी थी, लेकिन उसका असर अब भी हमारे आसपास था और शायद हमारे भीतर भी। करीब आधा घंटा वहीं बैठे रहने के बाद जब लालू को होश आया, उसने मेरी ओर देखा। उसकी आंखें डरी हुई थीं, लेकिन उनमें एक अजीब सी राहत थी। उस्ताद, वो चली गई अभी के लिए, मैंने कहा, लेकिन कहानी अब भी पूरी नहीं हुई। हमने मंदिर के बाहर निकलकर देखा। जंगल अब वैसा नहीं लग रहा था। वही रास्ता जो हमें निगलने को तैयार था, अब एक शांत पगडंडी जैसा लगने लगा था। ट्रक अब भी दूर खड़ा था, लेकिन आसमान में बादल छौंटने लगे थे। हमें लगा जैसे कोई दरवाजा बंद हो गया हो। हम किसी तरह फिर से बुआ के गांव की तरफ लौटे। इस बार रास्ता हमें पहचानता था। जब हम बुआ के घर पहुंचे तो दरवाजा पहले से खुला था, जैसे वो हमें आता देख चुकी थी। वो आंगन में बैठी थी, तुलसी के पास दीपक जल रहा था और उनके चेहरे पर न चिंता थी न खुशी, बस एक गंभीर शांति। मैंने कहा, बुआ, हमने उसे देखा, मंदिर तक ले गए और शायद अब वो। बुआ ने मेरी बात बीच में ही काट दी। वो गई नहीं है। मैं चुप हो गया। वो सिर्फ थमी है। जब तक उसकी कहानी कोई पूरी नहीं सुनता, तब तक वो थक सकती है, मिट नहीं सकती। लालू बोला, तो बताइए बुआ, क्या है उसकी पूरी कहानी? बुआ ने एक लंबी सांस ली, फिर धीमे धीमे बोलने लगी, जैसे कोई पुराना जख्म उधेड़ रही हो। उसका नाम था चंडा, गांव की सबसे सुंदर, सबसे चुप लड़की। बचपन से ही थोड़ी अलग, कम बोलती, ज्यादा महसूस करती। उसकी माँ लोकगीत गाती थी और चंडा पेड़ों से बातें करती थी। जब वो 16 की हुई, गांव के ठाकुर के लड़के राजवीर से उसकी नजदीकियां बढ़ने लगी। वो रोज शाम को बरगद के नीचे मिलते थे, वही बरगद जहां तुमने उसे देखा। राजवीर ने वादा किया था, शादी का, शहर ले जाने का, सपने दिखाने का। और फिर एक दिन जब गांव के लोग बरसात में डूबे थे, ठाकुर की हवेली में बारात आ गई, लेकिन दूल्हा कोई और ले आया गया था। चंडा 2 दिन तक बरगद के नीचे बैठी रही, कुछ खाया नहीं, किसी से बोली नहीं। तीसरे दिन गांव वालों ने देखा, वो उसी पेड़ से लटकी थी, लेकिन उसके पैर सीधे नहीं थे, उल्टे थे। गांव वालों ने कहा, आत्मा चली गई, लेकिन नहीं, वो वहीं रह गई। और उसके बाद हर साल एक आदमी गायब होने लगा। जो भी उस रास्ते से जाता, अकेले या रात में, उसे वहीं बुलाती। उसे किसी के प्यार की जरूरत नहीं रही थी। अब उसे बदला चाहिए था। हर मर्द, हर धोखा देने वाला चेहरा, सब उसमें वही राजवीर दिखता, और जो भी उसकी आंखों में देखता, वो खुद को उसके साथ खड़ा पाता, बरगद के नीचे। बुआ थोड़ी देर रुकी। उनकी आंखों में आंसू थे, लेकिन गुस्सा नहीं।
बस थकान। मैंने पूछा, तो हमने क्या किया था? वो चुनती है, पर कैसे चुनती है ये कोई नहीं जानता। शायद उस दिन तुम्हारे मन में कोई अधूरी बात थी, कोई पछतावा, कोई ऐसा हिस्सा जो खुद में पूरा नहीं था। मैंने सोच में डूबते हुए कहा, मेरी बीवी ने कहा था दशहरे तक लौट आना, और मैं नहीं लौट पाया था। बुआ चुप रही, फिर बोली, उसने तुम्हें छुआ था, पर तुमने पलटकर नहीं देखा। तुम बच गए, लेकिन लालू उस रात जब उसने पीछे देखा, उसकी पकड़ में आ गया। और अब अगर तुम मंदिर ना ले जाते तो आज ये लड़का बस एक और नाम होता। लालू का सिर नीचे था। मैंने उसकी पीठ पर हाथ रखा। अब तू बच गया है, समझा? बुआ ने कहा। अब वो कुछ वक्त के लिए शांत रहेगी, लेकिन हमेशा के लिए नहीं। उसका दर्द अब भी वही है। उसकी आत्मा उस बरगद से बंधी है, और जब तक कोई उसके साथ खड़ा होकर बिना डरे उसकी बात सुनेगा नहीं, वो लौटती रहेगी। हमने बुआ का धन्यवाद किया। ट्रक को दोबारा सड़क तक लाने में आधा दिन और लग गया। हम जब गांव से बाहर निकले तो मैंने एक बार पलट कर देखा। वहीं दूर बरगद के पीछे एक लाल साड़ी का कोना हवा में हिलता दिखा, पर इस बार मैंने पीछे नहीं देखा। गांव को पीछे छोड़े अब 3 घंटे हो चुके थे। ट्रक फिर से रास्ते पर दौड़ रहा था, लेकिन उसमें बैठा मैं अब पहले वाला मोतीराम नहीं था, और लालू वो भी अब पहले जैसा नहीं रहा। हमारी आंखों ने जो देखा था वो किसी फिल्म की कहानी नहीं थी, वो खून में जम चुकी सच्चाई थी। अब हम किसी भी खाली रास्ते को खाली नहीं समझते थे, किसी भी मोड़ को बस मोड़ नहीं मानते थे, और किसी भी आवाज को यूं ही हवा का झोंका नहीं समझते थे। बुआ का गांव पीछे छूट गया था, लेकिन उसकी बातें, उसकी आंखों में जो सच्चाई थी वो अब भी साथ थी। लालू अब ठीक था, लेकिन चुप। उसकी आंखों में अजीब गहराई आ गई थी, जैसे किसी ने उसमें कुछ ठहरा कर चला गया हो। हम दोनों खामोशी से सफर तय कर रहे थे। अभी अभी एक कस्बा पार किया था, वहीं से खाना लिया। मैंने पहली बार देखा लालू ने मिर्च नहीं उठाई। जब मैंने उसे देखा, उसने सिर्फ एक बात कही, अब खाना बस भूख मिटाने के लिए है उस्ताद, स्वाद के लिए नहीं। ये बात सुनकर मैं मुस्कुराया नहीं, बस सिर हिलाया। रास्ता अब बेहतर था। कंक्रीट की सड़कें, साइड में दुकानें, ट्रैफिक, आदमी, पर हमें इंसानों की दुनिया अब एक परत जैसी लग रही थी, एक दिखावे की परत जिसके नीचे कुछ और ही था। और फिर दोपहर करीब 3 बजे हम एक पुरानी पुलिया पर से गुजर रहे थे। पुलिया छोटी थी, लेकिन एक गाड़ी पहले से ही किनारे खड़ी थी। उसके पास एक आदमी खड़ा था, सफेद कपड़े, पसीने से तर चेहरा, हाथ हिलाता हुआ। मैंने ट्रक धीमा किया। कोई दिक्कत में है शायद, मैंने कहा। लालू ने खिड़की से सिर बाहर निकालकर पूछा, क्या हुआ भैया? उस आदमी ने जवाब दिया, भाई साहब जरा आगे मत जाना, वहां कुछ है। मैंने ब्रेक मारा। क्या है? मैंने खिड़की खोलते हुए पूछा। उस आदमी ने धीरे से कहा, मैं अपनी बीवी के साथ बाइक से जा रहा था, तभी सड़क के बीचों बीच एक लड़की खड़ी थी, बाल खुले, चेहरा उलटा। मैंने बाइक घुमाई। मेरी बीवी अब बोल नहीं पा रही, बस कांप रही है। मैंने उसकी बीवी की ओर देखा। वो एक पेड़ के नीचे बैठी थी और उसकी आंखें खुली थीं, लेकिन पुतलियां ऊपर की ओर थीं। लालू सुन्न हो गया। मैंने गियर में ट्रक डाला और कहा, तू उन्हें लेकर पास के कस्बे में जा, वहां अस्पताल होगा। वो आदमी बोला, लेकिन उधर? मैंने कहा, हम देख लेंगे। उसने बस सिर हिलाया और अपनी बीवी को बाइक पर बैठाकर उल्टी दिशा में चला गया। अब मैं और लालू एक बार फिर अकेले थे, और अब सामने जो रास्ता था वो फिर वही था। करीब आधा किलोमीटर चलने के बाद हमें वो जगह दिखी। सड़क के किनारे एक टूटा हुआ साइन बोर्ड, जिस पर लिखा था शंकरपुर घाट, आगे सावधानी से जाएं। घाट, वही पुराना शब्द। उस्ताद, लालू बोला, क्या हम फिर उसी रास्ते में घुस गए हैं? मैंने ट्रक एक मोड़ पर रोका। सामने देखा, सड़क एक बार फिर मोड़ खा रही थी, और उस मोड़ पर कोई खड़ा था। इस बार चेहरा साफ नहीं दिखा, लेकिन शरीर का ढांचा औरत का था। लाल साड़ी नहीं, इस बार सफेद पहन रखी थी, लेकिन चाल वैसी ही, धीमी, खींचती हुई और चुप। मैंने ट्रक का शीशा बंद कर दिया। लालू ने धीरे से ताबीज को छुआ। मैंने जेब से वही डिब्बी निकाली। अब भी भभूति बची थी, पर इस बार मैंने ट्रक नहीं मोड़ा। मैंने कहा, अब नहीं डरेंगे। अब जान लिया है कि डर का काम ही है पीछा करना, और हमारा काम है ना रुकना।
लालू ने मेरी तरफ देखा। वो मुस्कुराया नहीं, बस हौले से सिर हिलाया और हमने ट्रक बढ़ा दिया। वो औरत अब बिल्कुल बीच रास्ते पर थी। मैंने ब्रेक नहीं मारा, मैंने आंखें नहीं झपकाई, और जैसे ही ट्रक उसके करीब आया वो गायब हो गई। न चीख, न धुआं, न गिरना, बस ऐसे जैसे हवा में घुल गई हो। हम आगे बढ़ते रहे। शाम ढल रही थी। हमने रेडियो ऑन किया पर सिग्नल नहीं आया, लेकिन मन शांत था। हम जानते थे ये कहानी अभी खत्म नहीं हुई, पर अब हम भागने वालों में से नहीं थे। अब हम वो थे जो रास्ता बदलते नहीं, रास्ते बदल देते हैं। हम घाट पार कर चुके थे, लेकिन शाम अभी बाकी थी। सूरज की किरणें अब पेड़ों की दरारों से छिटककर सड़क पर ऐसे गिर रही थीं, जैसे कोई हमें रास्ता दिखा रहा हो या फिर पीछा कर रहा हो। हम चुपचाप ट्रक में बैठे थे। ना कोई बातचीत, ना कोई सवाल, बस एक अजीब सी घड़ी थी जो टिक टिक नहीं कर रही थी, बस सरक रही थी, धीमी और भारी। रास्ता अब फिर से वीरान हो गया था। दाएं बाएं जंगल, सामने संकरी सड़क, और उस सड़क के आखिरी कोने पर धुंध। लालू की तबीयत दोबारा बिगड़ने लगी। वो बार बार सिर पकड़ रहा था। क्या हुआ? मैंने पूछा। उस्ताद, वो कुछ बोल रही है। मेरे कानों में उसकी आवाज मुझे दीपक जैसी हो चुकी थी। क्या बोल रही है? कहती है, तू तो मेरा है, तू क्यों भाग रहा है? मैंने झट से ट्रक रोका, उसका ताबीज चेक किया। अब भी गले में था, लेकिन उसकी चमक फीकी पड़ गई थी। मैंने वही पुरानी डिब्बी निकाली, बुआ की दी हुई, और भभूति की आखिरी छुटकी लालू की हथेली में डाल दी। मिट्टी को पकड़ जोर से, और कुछ मत सुन। लेकिन वो अब जैसे अलग हो रहा था। उसकी आंखें अब मुझे नहीं देख रही थी, वो कहीं और देख रही थी, कहीं पीछे। और तभी उसने कहा, उस्ताद, पीछे देखो ना, मां खड़ी है। मेरी रूह कांप गई। कौन मां? मैंने धीरे से पूछा। मेरी मां, वही जो मुझे बचपन में छोड़ के गई थी। वो कह रही है, बेटा, इस बार मत भाग। मैंने समझ गया, ये उसका आखिरी जाल है। चंडा अब खुद नहीं आई थी, उसने लालू की सबसे कोमल याद को मोहरा बना लिया था। लालू, ये तेरी मां नहीं है। तू खुद कहता था तूने अपनी मां को आखिरी बार 5 साल की उम्र में देखा था, उसके बाद कभी नहीं। अब वो अचानक यहीं कैसे आ गई? वो चुप। ये तेरा जहन नहीं है, ये उसका जाल है। सुन, अगर तू पलट गया तो फिर तू मैं नहीं होगा। लालू की सांसें तेज हो गईं, और फिर ट्रक के बाहर वही आवाज गूंजी, लालू, चलो ना, देखो, मां हूं मैं। वो आवाज न तो महिला की थी, न मर्द की, न बच्ची की। वो सिर्फ एक साया थी जिसने आवाज का लिबास पहन लिया था। लालू उठकर दरवाजा खोलने लगा। मैंने उसे खींच लिया। उस्ताद, वो मां है, देखो, देखो ना। मैंने अपनी आंखें बंद कर ली, और जो सबसे ज्यादा याद करता था, शिव, मन ही मन बुदबुदाया, तू ही है जो दिखावे को चीर सकता है, तू ही है जो सत्य दिखाता है। फिर मैंने वही ताबीज जो अब भी गले में था लालू की छाती पर रखा, और पूरा जोर लगाकर उसके कान में चिल्लाया, ये मां नहीं है, ये मौत है। लालू जैसे झटका खाकर पीछे गिरा। उसी वक्त ट्रक के सामने अचानक एक लाल परछाई उठी। वो चंडा थी, अब नहीं छिपी हुई, अब नहीं आधी, अब वो पूरी शक्ति के साथ सामने थी। उसके बाल हवा में नहीं, आग में उड़ रहे थे। उसकी आंखों से खून नहीं, राख बह रही थी, और उसके मुंह से निकलती हर सांस में ऐसा लगता जैसे जंगल जल उठेगा। वो धीरे धीरे ट्रक की ओर आई। मैंने तुझे चुना था, तू क्यों छीन रहा है इसे? मैंने पहली बार सीधे उसकी आंखों में देखा, क्योंकि अब तू सिर्फ पीड़ित नहीं, तू पिशाच बन गई है। तू मुझे क्या समझेगा, एक धोखेबाज मर्द। मैंने भी खोया है, पर तू भूल गई, दर्द से बदला नहीं लिया जाता। तेरे साथ जो हुआ वो तेरा कर्ज नहीं था, पर अब तू जो कर रही है वो तेरा अपराध है। वो चीखी, इतनी जोर से कि ट्रक के शीशे फटने लगे। मैंने लालू की आंखों पर हाथ रखा, और फिर वो औरत हवा में उठी और ट्रक के बोनट पर आ गिरी। एक जोर की ध्वनि हुई, इंजन बंद हो गया, ट्रक थम गया। पर अगले ही क्षण सामने शिव शक्ति मंदिर की छोटी सी घंटी बजने लगी। वो दूर था, लेकिन उसकी आवाज हमारे कानों में पवित्रता की तरह उतर रही थी। और वो परछाई गायब हो गई, धुआं उठने लगा। ट्रक अपने आप फिर से स्टार्ट हो गया। लालू अब शांत था, उसकी आंखें खुली, और इस बार उसने कहा, अब वो गई है उस्ताद, अब मैं वापस आ गया हूं। मैंने ट्रक चलाया।
हम निकल पड़े एक आखिरी सफर की ओर। सुबह की पहली किरणें पहाड़ियों के पीछे से झांक रही थीं। ट्रक अब काले बादलों से भरे उस रास्ते से निकल चुका था जहां कुछ घंटों पहले मौत और मोक्ष की एक रेखा खींची हुई थी। हम चुप थे, लेकिन हमारी चुप्पी अब डर की नहीं थी। वो एक अजीब सी शांति की चुप्पी थी, जैसे बहुत कुछ सह लिया, देख लिया और अब भीतर सिर्फ एक सन्नाटा है, लेकिन सुकून वाला। लालू अब भी गुमसुम बैठा था, लेकिन उसकी आंखें अब खाली नहीं थीं। उनमें गहराई थी, वो गहराई जो किसी को कुछ खोकर मिलती है। कहां पहुंचे हैं उस्ताद? उसने पहली बार खुद पूछा। मैंने ट्रक के डैशबोर्ड पर टाइम देखा। सुबह के 7 बजने वाले थे। बस कुछ ही किलोमीटर में बॉर्डर है, फिर असम शुरू होगा, मैंने कहा। हम जिंदा हैं, उसने धीरे से कहा। मैंने उसकी तरफ देखा। हाँ, लेकिन अब वही नहीं रहे जो उस दिन रायगढ़ से निकले थे। करीब 1 घंटे बाद हम एक चेक पोस्ट पर पहुंचे। सीमेंट की सप्लाई वहीं उतरनी थी। सरकारी गेट के बाहर जब ट्रक रुका तो चौकीदार ने दस्तावेज चेक किए और फिर एकदम हल्के अंदाज में पूछा, रास्ता कैसा था ड्राइवर जी? मैंने उसकी आंखों में देखा। जवाब देने का मन नहीं हुआ, बस मुस्कुराया और कहा, सीधा नहीं था, लेकिन पूरा हो गया। कागजों पर दस्तखत किए, ट्रक से माल उतरा और फिर पहली बार ट्रक एकदम खाली लगा। सामान से नहीं, अनुभव से भारी था। वहीं पास के एक ढाबे पर बैठकर हमने चाय मंगवाई। लालू ने फिर वही सवाल किया, उस्ताद वो अब दोबारा नहीं आएगी ना? मैं कुछ देर तक सोचता रहा। पता नहीं, मैंने कहा। तो डरते नहीं हो? डरता हूं, मैंने कहा, पर अब डर से भागूंगा नहीं। अब अगर वो सामने भी आ गई तो सीधे आंखों में देखूंगा। चाय आ चुकी थी। हम दोनों ने पहला घूंट लिया। उस ढाबे के रेडियो पर धीमी सी एक पुरानी आवाज बज रही थी, कुछ सफर ऐसे होते हैं जो मंजिल से ज्यादा जरूरी होते हैं। मैंने ढाबे वाले से पूछा, भाई इधर पास में शिव शक्ति धाम नाम का मंदिर है? वो थोड़ा सोचने लगा, फिर बोला, नहीं साहब, यहां तो कोई ऐसा नाम नहीं सुना कभी। मैं चौंका। पूरा रास्ता हमने वहीं से घूमा, उसी मंदिर ने बचाया हमें। आप किस गांव से आ रहे थे? उसने पूछा। बखरा गांव। वो सुनते ही थोड़ा झिझका। साहब वो गांव तो 10 साल पहले उजड़ गया था, बाढ़ में बह गया था। वहां अब कोई नहीं रहता। मैं और लालू एक दूसरे को देख रहे थे। पर वहां तो एक बुआ रहती हैं, उन्होंने ही। बुआ? वो बोला। अगर आप मौसी की बहन के लिए बोल रहे हैं तो एक बूढ़ी औरत कभी वहां रहती थी, लेकिन उनकी मौत कई साल पहले हो गई थी। लोग कहते थे वो कुछ जानती थी जो औरों से छिपा था, लेकिन वो सब तो अब पुरानी बातें हैं। मैंने फिर चुपचाप चाय का घूंट लिया। लालू धीरे से बोला, मतलब बुआ भी? मैंने कहा, कुछ आत्माएं मदद करने के लिए भी रह जाती हैं, सब डराने नहीं आती। हम वापस ट्रक में बैठे। अब रायगढ़ की ओर वापसी शुरू हो चुकी थी। मैंने मिरर में देखा, ट्रक का पिछला हिस्सा खाली था, पर दिल में कुछ ऐसा भर चुका था जो कभी खाली नहीं होगा। रास्ता अब साफ था, कहीं कोई परछाई नहीं, कोई लाल साड़ी नहीं, कोई चीख नहीं, लेकिन जो देख लिया वो हमारी आंखों में हमेशा रहेगा। लालू ने जाते जाते पूछा, उस्ताद अब अगली बार जब कोई कहे कि शॉर्टकट ले लो तो लेंगे क्या? मैं मुस्कुराया। नहीं बेटा, अब हर रास्ता आंख खोलकर चुनेंगे, और अगर फिर कभी किसी मोड़ पर कोई खड़ी हो तो पलटेंगे नहीं, सीधा हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। हम दोनों हंस पड़े, लेकिन एक बात मैं जान चुका था, कुछ रास्ते भले ही पार कर लिए जाएं, कभी पीछे नहीं छूटते। वो हमारी सोच में रह जाते हैं, हमारी रूह में, हमारे ख्वाबों में। कहानी पूरी नहीं हुई, बस अब वो हमारी नहीं रही। अब वो उस रास्ते की हो चुकी है जहां कोई मोड़ कभी सीधा नहीं होता। तो दोस्तों, ये कहानी यही खत्म हुई। अब जिन भाइयों ने अपना नाम वीडियो में कमेंट किया था, उनका नाम लेते हैं। कालिया भाई ओडिशा, सारा जी काठमांडू नेपाल से, विकास कुमार भाई उन्नाव से, बलदेव कौर भाई मलेशिया से, बिशन भाई बिरकुची से, रोहित कुमार सेन भाई लक्ष्मणगढ़ राजस्थान से, केबी गुरुंग भाई पोखरा नेपाल से, शरीक भाई माधेपुर बिहार से, सूरज भाई माधेपुर बिहार से, आरिफ भाई मुंबई से, बबलू गुप्ता भाई हरदोई से, सूरज किस्कू भाई किशनगंज बिहार से, बाबू मंडल भाई राउरकेला से, माजिद भाई मालदीव से, किशन कुमार भाई लखीसराय से, सरोज मेमोन भाई कराची से, राजीव कुमार नायक भाई रायरंगापुर ओडिशा से, शिवदास वादानकर भाई महाराष्ट्र से, सुनील यादव भाई आजमगढ़ से, सालाहुद्दीन भाई सूरत से,
जयंत शर्मा भाई असम से, पंकज कुमार भाई दिल्ली से, आरव और विजय अग्रवाल भाई ओडिशा से, मंसूर अली भाई टोरंटो से, सलमान शेख भाई इंडिया से, ईशु शर्मा दिल्ली से, आबिद खान भाई कालाखेद्धा हरियाणा मेवाड़ से, दीपक भाई सहरसा से, उमेश खान भाई पाकिस्तान से, आशिकरा भाई मुजफ्फरपुर से, सुदर्शन भाई कर्नाटक से, मोहम्मद वसीम भाई सीतापुर उत्तर प्रदेश से, ददुल भाई माजुली से, बिट्टू सम्राट भाई बिहार छपरा से, राजा अहसन छिप भाई आजाद कश्मीर से, विदेशा भारली भाई गुवाहाटी से, रोसमोनी जी गुवाहाटी से, फिजूल अली भाई असम से, धामी भाई नेपाल से, हिमांशु ठाकुर भाई फिरोजाबाद से, मोहम्मद वसीम भाई बरेली से, सोनू कुशवाहा भाई बक्सर से, अभिषेक भाई मुंबई से, अमन कुमार भाई पंजाब लुधियाना से, ऋषु भाई बिहार से, सोनी हम्बर्ग भाई जर्मनी से, दयाराम मपूसा भाई गोवा से, लवलेश सोनी भाई नागपुर से, मोतीराम भाई छत्तीसगढ़ से, प्रीतम कौर भाई गोविंदपुरा से, रवि भाई इंडिया से, पंकज भाई इंडिया से, दानिश खान भाई औरंगाबाद बिहार से, अवध बिहारी महतो भाई सिवान बिहार से, सरतेश शर्मा भाई उत्तर प्रदेश से, शशि रानी जी लखनऊ से, राजन भाई इंडिया पूर्णिया से, शिवदयाल भाई मनदीप से, सूरज भाई नेपाल से, रविंद्र भाई आगरा उत्तर प्रदेश से, मोहम्मद आरिफ भाई पाकिस्तान से, पिंटू भाई लखीमपुर खेरी उत्तर प्रदेश से, विनोद गुरुंग भाई दुबई से, सनी भाई राजस्थान से, सत्या तिवारी भाई सिंगरौली मध्य प्रदेश से, हसन भाई पाकिस्तान से, मोहम्मद वसीम भाई सीतापुर उत्तर प्रदेश से, राजीव कुमार नायक भाई ओडिशा से, विक्रम सिंह भाई इंडिया से, पिंकी सिंह और दीपक सिंह छपरा बिहार से, जोशीम भाई वेस्ट बंगाल से, जावेद भाई सांवेर से, राज भाई ललितपुर से, सुमन बोहरा भाई नेपाल से, परशुराम भाई पंजाब से, जसवंत सिंह भाई चंदौली से, भगत बाटला भाई पंजाब से, रितेश सिंह भाई रोहतास बिहार से, इकरार राजा भाई दुबई से, दीपक भाई सहरसा से, नारायण झा भाई मणिपुर से, राज भाई मध्य प्रदेश से, बीसन नारंगी भाई गुवाहाटी से, शाकिब भाई मालेगांव से, भीम गायकवादा भाई पुणे से, सराफत भाई वेस्ट बंगाल कोलकाता से, राहुल कन्नौजिया भाई अयोध्या से, संजय भाई नेपाल से, ददुल भाई गुवाहाटी से, आरव अग्रवाल भाई ओडिशा से, मिहिर एंड भाव्या अहमदाबाद गुजरात से, इरफान खान भाई बसंतपुर से, गोविंदा रॉय भाई वेस्ट बंगाल से, सुनील यादव भाई आजमगढ़ से, उमैस खान भाई पाकिस्तान से, डॉक्टर प्रियांशु मिश्रा भाई बिहार से, अमित भाई दिल्ली से, अपोंग नागा भाई नागालैंड से, शिव सिंह भाई असम से, सागर लामा भाई मेघालय से, साजिद मुघल भाई पाकिस्तान से, आसिफ शेख भाई कनाडा से, नागेश गोरे भाई हैदराबाद से, यूसुफ शाह भाई लाहौर पाकिस्तान से, शाकिब भाई माधेपुर बिहार से, अभिषेक पात्रा भाई कटक से। और जिन भाइयों ने अपना नाम कमेंट किया है लेकिन उनका नाम वीडियो में नहीं लिया गया है, तो भाइयों आप लोग टेंशन ना ले, आप लोगों का नाम अगली वीडियो में जरूर लिया जाएगा। और अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आपका नाम वीडियो में लिया जाए तो अपना नाम और अपने शहर का नाम वीडियो में कमेंट करें। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि और भी डरावनी कहानियां आप तक पहुंच सकें। कहानी को अंत तक सुनने के लिए दिल से धन्यवाद दोस्तों। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं जल्द ही कुछ नई कहानियों के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए।